सूचना तंत्र हमारे बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी की अमित शाह जी से मुलाकात। अगर मुख्यमंत्री छुप करके मिल रहे हैं तब तो ये जवाब मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। तो आप क्यों मिल रहे हैं, कब मिल रहे हैं, और ये बातें मीडिया में कैसे चल रही है? ये बात दो ही लोग इसका जवाब दे सकते हैं, एक भैया हेमंत सोरेन, एक भाभी कल्पना सोरेन, कि वो रात में कहाँ जाते हैं और किससे मिलते हैं। देखिए, पलामू में वो कहावत है, लड़े सो मरद और ना ही लड़े से मऊगा। अरे भाई, तुम अपना भाषा नहीं बचा सकते हो, अपने माँ बाप पूर्वजों का जो दिया हुआ सम्मान है, भाषा है, संस्कृति है, सभ्यता है, उसको नहीं बचा सकते हो तो विधानसभा में विधायक रहना और नहीं रहना क्या मतलब है? जनता क्यों चुन करके तुमको वोट दिया? जाकर के बोलो वहां की जनता को कि हम नहीं बचा पा रहे, हम रिजाइन देते हैं। मेरा एक शब्द काजी इरफान जी, और यह शब्द इतना भारी है कि एक कैबिनेट मंत्री को चपरासी के बराबर बना के रख दिया। नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती और हमारे साथ भाई साहब पूरा का पूरा आलू बम बीजेपी के मतलब धमाका है। भानु प्रताप शाही जी हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं और बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी राज्यसभा चुनाव में भी रही है और अपनी जिम्मेदारी में आप सक्सेसफुल रहे। नाथवानी जी को आपने चैलेंज करके और पहुंचाइए दिया राज्यसभा। क्या कहेंगे इसका? मैं अभी पर मुस्कुराहट तो सब बताइए दे रही है। नहीं, ये तो मैंने सारे लोगों को बधाई भी दिया कि जिन लोगों ने नाथवानी जी के पक्ष में मतदान किया, भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी नाथवानी जी को राज्यसभा में भेजा, राज्य हित के लिए भेजा, विकास हित के लिए भेजा, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। लेकिन आपकी तरफ और पूरे चुनौती के साथ हम लोगों ने सुबह 10 बजे माननीय मुख्यमंत्री को भी मैंने बताने का काम किया, अपने अभिन्न मित्र रहे बंधु तिर्की जी को भी बताने का काम किया, पूर्व मंत्री और उस समय पोलिंग एजेंट रहे मिथिलेश ठाकुर जी को भी मैंने बताने का काम किया कि हम लोगों को 31 वोट काउंट किया हुआ है, मिलेगा ही मिलेगा, और मिला भी। लेकिन आप तारीफ कर रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं और लोग बोल रहे हैं आप मतलब भानु प्रताप जी को ये सब शोभा नहीं देता है, वो कॉमेडी करने के लिए थोड़ी आए हुए हैं। जयराम महतो ऐसा बोल रहे हैं आपको? नहीं, जयराम जी हमारे छोटे भाई जैसे हैं। मैं उनके ऊर्जा को, उनके तेवर को बहुत ही प्रशंसक हूँ। एक तरीका से इसलिए कि जब मैं राजनीति का शुरुआत किया था तो आज जो जयराम जी में पोटेंशियल है उसका 10 गुना ज़्यादा ऊर्जा एनर्जी के साथ मैं भी वैसे ही चीज़ों को किया था। इसलिए मैं उनको बहुत छोटा भाई की तरह प्यार और दुलार देता हूँ। आप देखिए कि मैंने वीडियो जो धन्यवाद बधाई का डाला है वो कब डाला है। राज्यसभा का चुनाव हुआ, सबसे पहला प्रतिक्रिया कांग्रेस का आया। कांग्रेस ने क्या कहा कि मुझे 16 वोट अपने मिले हैं और 4 वोट जेएमएम का मिला है और मुझे एक भी वोट माले और आरजेडी ने नहीं दिया। सुबह 10 बजे राष्ट्रीय जनता दल प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, बोलता है मैंने उसको वोट दे दिया। मैं दोपहर में 12 बजे अपने वीडियो को डालने का काम किया और सब लोगों की बात को सुनने के बाद, मेरा लहजा मजाकिया हो सकता है लेकिन जो मैंने विषय रखा तो सब लोगों के बात को सुनने के बाद, ठीक है आपको 16 और 4 20 मिला। वो बोलता है मैंने भी दे दिया, वो बोलता है मैंने भी दे दिया। तो भाई आप सभी लोगों ने दे दिया तो वो वोट गया कहां? और अगर 20 का 20 वोट कांग्रेस को मिला, जेएमएम और कांग्रेस का, तो जयराम भाई का वोट कहां गया? दो ही चीज हो सकता है, या तो आपने नाथवानी जी को वोट दिया या तो आपने क्रॉस किया। क्रॉस वोटिंग। जब मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मेरा शब्द नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हमसे पहले कांग्रेस के प्रभारी ने इस बात को बोला, हमसे पहले राष्ट्रीय जनता दल के जो यहाँ प्रभारी आए थे उन्होंने इस बात को बोला। सारे बातों को जब आप जोड़िएगा तब मैंने देखा कि भाई अब इनको बधाई दे देना चाहिए। उनको तो कांग्रेस भी नहीं जोड़ रहा है, कोई जोड़ी नहीं, उनको जेएमएम भी नहीं बोला, चूंकि जेएमएम तो बोला 30 का 30 वोट हमको मिला, जो हमारा वोट था, 4 वोट जो एक्स्ट्रा था मैंने दे दिया। अब उसमें उनको इतना तकलीफ नहीं मानना चाहिए था जयराम जी को, थोड़ा सा उनको समझना चाहिए था इन बातों को। अब युवा है, अच्छा आपकी थोड़ा जोश है, लेकिन अब वो बोलते बोलते बोल गए कि भानु जी को हम नसीहत देते हैं। अब वो
29 साल के उम्र में विधायक बने हैं, हम 25 साल के उम्र में विधायक बने थे। वो 29 साल की उम्र में विधायक बने हैं, हम 26 साल की उम्र में मंत्री बने थे। वो पहली बार सदन में गए हैं, मैं 3 बार गया हूँ। राज्य का कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है जिससे हमारी लड़ाई नहीं हो। हाँ, सही बात। मैंने अर्जुन मुंडा जी के समय में उनके खिलाफ लड़ा विधानसभा में, बाबूलाल जी के खिलाफ लड़ा विधानसभा में, शिबू सोरेन जी के खिलाफ और पक्ष दोनों में लड़ा। मैं रघुवर दास जी के खिलाफ में बहुत दिनों तक लड़ा, बाद में मैं बीजेपी में। हाँ, सही बात। तो आप हमारे बात को इतना हल्का से लेने का अगर प्रयास कर रहे हैं तो मेरा एक सुझाव होगा जयराम भाई कि अभी थोड़ा धैर्य रखिए, सीखिए। नहीं छोटा भाई है, थोड़ा धैर्य रखिए। और अगर आप बड़े भाई पर आरोप लगा रहे हैं तो मैंने तो आज पोस्ट भी किया है कि मेरे सीने में तो मनमोहन सिंह के एटमी डील के समय के राजनीति से लेकर के ये राज्यसभा तक का बहुत राज छुपा हुआ है। मैं बोलूंगा नहीं। एटमी डील में ऐसा नहीं है कि अमेरिका के साथ जो एटमी डील हो रहा था उसमें मैं इन्वॉल्व था, लेकिन झारखंड में जो गवर्नमेंट उस समय मधु कोड़ा की थी और बाद में शिबू सोरेन जी की सरकार बनी, शिबू सोरेन जी की सरकार क्यों बनी और मधु कोड़ा को क्यों रिजाइन कराया गया, उस एटमी डील में ये 5 वोट क्यों जरूरत है जेएमएम के जो सांसद थे, उसका मैं गवाह हूं। इसलिए मैं इस बात को बोल रहा हूं। और वो प्रक्रियाएं कैसे कैसे हुई हैं वो हमसे हो करके गुजरी है। आज 2 लोग स्वर्ग में है लेकिन बहुत लोग जिंदा हैं। आज बालमोचू जी जिंदा हैं, आज बंधु तिर्की जिंदा है, आज बी जॉर्ज जिंदा है, अहमद पटेल गुजर गए, गुरु जी गुजर गए, बाकी तो सारे लोग जिंदा हैं। मैं अगर मुंह खोलूंगा तो एटमी डील की बात का एटम बम की तरफ विस्फोट होगा, राज्यसभा का बार बात खोल दूंगा तो और ज्यादा विस्फोट होगा। मैं नहीं खोलना चाहता हूं, इसलिए मुझे खुलवाने का चेष्टा नहीं करे। मैं बड़े बड़ों से लड़ा हूं और किसी के सामने भानु प्रताप शाही ने घुटना नहीं टेका है आज तक। अच्छा, मैं बुलंदी और चुनौती के साथ लड़ता हूं। आप इतना कुछ आपने देखा भी है, सही बात है, ये तो सीखने की चीज ही है। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में, कल चंपई दादा से पूछा था, आपसे पूछा, क्रॉस वोटिंग किसने की? आपको तो सब पता, मुस्कुराइएगा मत, ठीक है? मुस्कुरा के सब बीजेपी वाले कुछ बोल नहीं रहे, आप कम से कम बोलिए। नहीं, कौन किया? एक चीज जयराम जी ने कहा कि संवैधानिक प्रक्रिया है, वोट जो है गुप्त है। तो वोट गुप्त केवल भानु जी के लिए है कि कांग्रेस के लिए भी है? वोट जब गुप्त था तो किस बिना पर कांग्रेस के प्रभारी ने माले और आरजेडी के लोगों पर आरोप लगाया? मेरा सवाल कांग्रेस से है। ठीक है। वोट जब गुप्त था तो किस बिना पर सुबह आरजेडी और माले ने अपने वोट का दावा ठोका? मेरा सवाल उन लोगों से, अगर वो लोग इस बात का जवाब दे देंगे तो मैं पूरे जिम्मेवारी के साथ कहता हूं भारती जी कि मैं भी उन लोगों का नाम बता सकता हूं जिन लोगों ने वोट क्रॉस किया है। अच्छा, इधर बंगाल चुनाव होता है, हमारे मुख्यमंत्री जी दिल्ली चले जाते हैं, उसके बाद फिर नाथवानी जी भी आकर के मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं। अभी फिर मुख्यमंत्री जी दिल्ली में, अभी तो कुछ सूचना तंत्र हमारे बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी की अमित शाह जी से मुलाकात भी, सूत्र बताते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी जी भी जो है वो अमित शाह जी से मिले। तो क्या बीजेपी इन सब के लिए भी तैयार है झारखंड में? ऐसा कोई स्कोप बन रहा है क्या? देखिए, ये राज्य के मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में भाजपा की सरकार है और संघीय ढांचा में एक दूसरे के पूरक है। तो मुख्यमंत्री को गृह मंत्री से मिलना, प्रधानमंत्री से मिलना, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुख्यमंत्री के लिए मिलना, ये कोई अचरज का बात नहीं है, आश्चर्य का बात नहीं है। लेकिन छुप छुप करके मिलना, अगर मुख्यमंत्री छुप करके मिल रहे हैं तब तो ये जवाब मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। तो आप क्यों मिल रहे हैं, कब मिल रहे हैं और ये बातें मीडिया में कैसे चल रही है? तो ये बात 2 ही लोग इसका जवाब दे सकते हैं, एक भैया हेमंत सोरेन, एक भाभी कल्पना सोरेन, कि वो रात में कहाँ जाते हैं और किससे मिलते हैं। अच्छा, नहीं तो बीजेपी इसके लिए कंफर्टेबल है क्या? झारखंड में अपना भविष्य इस तरीके से भी देख रही है क्या? बीजेपी झारखंड बनाया है, झारखंड का निर्माण कराया है, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड बनाया है, बनाए हैं हम लोग, संवारेंगे हम लोग हर समय कंफर्ट जोन में है। झारखंड के 4 करोड़ लोगों का चिंता भी हम लोगों को है। यहाँ का वर्तमान 7 सालों से जो सरकार चल रही है और विकास के कार्य ठप है, भ्रष्टाचार चरम पर है। तो बीजेपी आज के तारीख में प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हुए सड़कों पे, सदन में आपको आंदोलनरत दिख रही है।
और हम लोग चाहेंगे कि इनकी जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर किया जाए, इनकी जो कमियां हैं उसको उजागर किया जाए, या तो सुधार हो नहीं तो सरकार जाए। यही दो बातें हम लोगों के तरफ से कहनी होती है। आप मतलब गढ़वा जिले के रहने वाले हैं भानु जी, मैं रांची जिले का रहने वाला हूं। मैं जितना झारखंडी हूं उतने ही झारखंडी आप भी हैं। अब आते हैं भाषा बोली के विवाद पर, क्योंकि इस विषय पर ना लोग साफ साफ बोलना नहीं चाहते। लोग चाहते हैं कि भाई हम सबको खुश रखें। अब झारखंड सिर्फ बोकारो, रामगढ़, धनबाद तो है नहीं, बोकारो रांची भी है, बोकारो लातेहार भी है, बोकारो पलामू भी है, बोकारो गढ़वा भी है, बोकारो भवनाथपुर भी है। भानु जी से जब मेरी बात होती है तो भानु जी को कहता है पर मैं गोर लगाई थी। यही होता है ना, ऐसे ही बात होता है हमारे यहाँ, इस तरीके से चलता है। हम अगर इधर से लातेहार आ जाता है तो गोड़ लगा ही मगही घुस जाती है। तो क्या मतलब भवनाथपुर के लोग जो भोजपुरी बोलते हैं, क्योंकि भवनाथपुर में अगर लोगों को इलाज करवाना तो वो सासाराम की तरफ जाते हैं, क्योंकि पड़ोसी जिला हमेशा तो वो कल्चर चलता है, एक फ्यूजन है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि भवनाथपुर के लोग जो भोजपुरी भाषी हैं वो झारखंड का हिस्सा नहीं है। तो भाषा विवाद में भोजपुरी ना चल तो भवनाथपुर में वहां के लोगों की वो भाषा है तो स्थानीय भाषा के तर्ज पर उसको तो वहां पर जगह मिलनी चाहिए। नहीं, इसके गुनाहगार जो लोग हैं, भाषा के गुनाहगार जो लोग हैं, जो भाषा को टारगेट करके पलामू को टारगेट करते हैं, वो आज के तारीख में पलामू को विलेन बना करके पूरे राज्य का हीरो बनना चाहते हैं। लेकिन झारखंड की जनता बहुत परिपक्व और समझदार है। आप किसी भाषा को टारगेट करते हैं कि भोजपुरी मगही जो है झारखंड की भाषा नहीं, तो बंगाली और उड़िया झारखंड की भाषा कैसे हो गई? जब बंगाली और उड़िया इसलिए झारखंड की भाषा है कि सीमावर्ती क्षेत्र में बंगाल और उड़ीसा है, तो आपने उसको क्षेत्रीय भाषा में समाहित कर लिया। और भोजपुरी को, मगही को इसलिए आप समाहित नहीं कर रहे हैं कि वह बिहार की भाषा है, और बिहारी को टारगेट करके, बिहार के भाषा को टारगेट करके पलामू और गढ़वा को आप टारगेट करना चाहते हैं। क्योंकि पलामू और गढ़वा छोटा प्रमंडल है, कम विधानसभा है, वहां के जीत हार से बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। हम कोल्हान को गोलबंद कर लेंगे, हम संथाल को गोलबंद कर लेंगे, हम दक्षिणी और उत्तरी छोटा नागपुर को गोलबंद करने के लिए यह विवाद किया जा रहा है। और ये सारे लोग समझते हैं, ये उत्तरी दक्षिणी छोटा नागपुर के लोग भी समझते हैं, और ये कोल्हान और संथाल के लोग भी समझते हैं, और पलामू के लोग भी समझ रहे हैं कि सीएम हेमंत सोरेन हम लोगों को क्यों विलेन बनाना चाहते हैं, उनके मंत्री क्यों हमारे भाषा में खिलाफ में बोलते हैं। या कोई और राजनीतिक नया दल लोग खड़ा किया है, वो भी बोलता है मगही नहीं चलतो, भोजपुरी नहीं चलतो। पता नहीं उन लोगों को झारखंड के बारे में आइडिया नहीं है कि जो पलामू है वो झारखंड में है कि नहीं, वहाँ कौन सा भाषा बोला जाता है। तो उन लोगों को मेरा सलाह होगा कि आप एक कमेटी बनाओ जिसमें अधिकारी भी हों वरिष्ठ, जिसमें वरिष्ठ नेता भी हों। आपने मंत्रियों का कमेटी बनाया, अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं ले किया? क्यों दो मंत्री एक तरफ हो, बाकी मंत्री एक तरफ फंसे हुए हैं? तो ये जवाब तो आपको देना पड़ेगा आकर के। तो मुख्यमंत्री क्यों इस बात से मुकर जा रहे हैं? मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि मगही, भोजपुरी, गढ़वा के लोग बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, पलामू का भाषा क्या है, और बाकी सारे भाषा को जब आप सम्मान दे रहे हैं तो पलामू गढ़वा के लोगों को क्यों नहीं आप सम्मान दीजिए? क्या वहां के लोगों को आपका वोट नहीं चाहिए? वो पार्ट ऑफ झारखंड नहीं है? तो ये तो जवाब सीधे सीधे मुख्यमंत्री पर बनता है, और हम लोगों का सवाल सीधे सीधे मुख्यमंत्री से ही है। जेटेट से आज आपने हटाया है, कल आप तृतीय, चतुर्थ, जितनी भी जेएसएससी की एग्जाम होगी आप उनसे हटाएंगे और पलामू गढ़वा के लोगों का हक मारेंगे। उसके बाद जेपीएससी से आप इसको हटाएंगे और पूरे झारखंड में हम लोगों के हक और अधिकार को मारने का काम करेंगे। कल पलामू गढ़वा के लड़के नौकरी में 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में भी आपको नहीं मिलेंगे, दूसरे जगह के लोग हमारे यहाँ भर दिए जाएंगे। उड़िया बोलने वाले, बंगला बोलने वाले, उर्दू बोलने वाले वहां जाकर के काम करेंगे। अब वहां के मगही, भोजपुरी बोलने वाले अपने यहाँ भी नहीं काम करेंगे। तो हम वहां के मिट्टी में पैदा हुए हैं, वहां के मिट्टी ने हमको नेता बनाया है, 3-3 बार विधायक बनाया है, तो हम अपने राजनीति के भूख को शांत करने के लिए चुपचाप लगा दें, मुंह को बंद कर ले। अब भानु प्रताप शाही इतना कुछ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई वो चूंकि आज विधानसभा के सदस्य नहीं है तो इसीलिए वो ऐसा बोल रहा है। आप सोचिए कि इस गढ़वा पलामू ने 4 आरजेडी को विधायक दिए, एक जो आपकी विधानसभा वहां से जेएमएम के विधायक, लेकिन इन सब में से कोई एक भी ऐसा नहीं है जो इस बात के लिए आवाज उठाए। कोई इसको लेकर के आवाज नहीं, सबको डर है कि भाई जो हमारा वोट बैंक है, जो बाकी इलाकों का जो वोट बैंक है वो हमसे नाराज। देखिए, पलामू में वो कहावत है, लड़े सो मरद और नहीं लड़े से मऊगा। अब जो लड़ रहा है वो मरद है, जो नहीं लड़ रहा है वो मऊगा है,
चाहे वो विधायक हो चाहे नहीं हो, हमको कहने में तनको दिक्कत नहीं है। अरे भाई, तुम अपना भाषा नहीं बचा सकते हो, अपने माँ बाप पूर्वजों का जो दिया हुआ सम्मान है, भाषा है, संस्कृति है, सभ्यता है, उसको नहीं बचा सकते हो तो विधानसभा में विधायक रहना और नहीं रहना क्या मतलब है? जनता क्यों चुन करके तुमको वोट दिया? जाकर के बोलो वहां की जनता को कि हम नहीं बचा पा रहे, हम रिजाइन देते हैं। तो पलामू का भाषा, लड़े सो मरद और नहीं लड़े से मऊगा। अभी आप ऐसा बात बोल देंगे, हम इसमें बहुत कुछ बोल नहीं सकते हैं। एक आखिरी सवाल आपके परम मित्र से जुड़ा हुआ है भाई, जी इरफान अंसारी जो है, कहा जी इरफान जी आप बोलते रहे, उनको अंदर से दुख मिल जा रहा है बार बार, क्या पैसा क्या बोल देते हैं। देखिए, शब्द में कितना ताकत है भारती जी। मेरा एक शब्द काजी इरफान जी आज केवल राज्य के लिए नहीं बल्कि देश के लिए यह शब्द बन चुका है, हाँ ट्रेंडिंग में। और यह शब्द इतना भारी है कि एक कैबिनेट मंत्री को चपरासी के बराबर बना के रख दिया। आज इरफान अंसारी को कोई भी आदमी चपरासी से ऊपर लेवल का नहीं समझता। क्या बात, ये शब्द में ताकत है। मंत्री है। हाँ बिल्कुल, मैं पूरे विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, कोई उनको गंभीरता से नहीं लेता है। स्वास्थ्य विभाग का चपरासी भी उनको गंभीरता से नहीं लेता है। काजी इरफान जी, इतना शब्द में ताकत है। सोचिए, ये परमाणु बम से भी बड़ा ताकत वाला ये शब्द है। तो ये बात सबको समझना चाहिए। एक इरफान को जब मैं उनका वैल्यू को खत्म कर सकता हूँ चुनाव हारने के बाद, तो मैं तो जिसके पीछे लगूंगा उसको भी बर्बाद कर दूंगा। एक अब सब सवाल हो गया, अब एक आपके विधानसभा क्षेत्र से भी सवाल, चूंकि इतनी बातचीत हुई है। सवाल सर आपके विधानसभा क्षेत्र से, चूंकि आप भी वहाँ के विधायक रहे और एक बार नहीं कई बार के विधायक रहे, आपके पिताजी भी रहे, सब लोग रहे। सवाल ये है कि भवनाथपुर एक इंडस्ट्रियल इलाका हुआ करता था, एक वक्त था जब लोग मतलब वहाँ नौकरी करने जाते थे कि भाई सीमेंट प्लांट है, कि भाई मतलब रोजगार मिलेगा, सब कुछ होगा, सेल है, ये वो। और आज के समय में भवनाथपुर की डेफिनेशन बदल गई। पिछड़ा मतलब कई इलाका तो ऐसा है जहाँ पर एम्बुलेंस तक नहीं पहुँच पा रहा है। अभी कल कुछ जनजाति परिवार ऐसे थे, एम्बुलेंस के नहीं मिलने का छछन गया वो लोग। बिजली वहाँ पर नहीं है। एक गांव ऐसा है जहाँ स्कूल है, अब जाकर के स्कूल पहुँचा। तो मतलब कहाँ कमी रह गई भवनाथपुर में? देखिए, 90 के दशक में जब एकीकृत बिहार में कांग्रेस की सरकार थी और उनका कुदृष्टि भवनाथपुर सेल माइंस पर पड़ा, और विश्व का सबसे बड़ा क्रेशर प्लांट जिसकी स्थापना मेरे पिताजी के समय में प्रारंभ हुआ था, जमीन अधिग्रहण। ठीक है, 2.5 साल के बाद वो हट गए। बाद में कांग्रेस के वहां विधायक जीते, जो अभी विधायक हैं उनके पिताजी, उन्होंने वाहवाही ले लिया, अलग विषय है। लेकिन शुरुआत मेरे पिताजी ने कराया था जमीन अधिग्रहण। कुदृष्टि जब कांग्रेस की पड़ी तो उन्होंने क्रेशर प्लांट को बंद कर दिया। यूनियनबाजी भी वहां के इंटक के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने किया। वहां जो छिन्न भिन्न करना था लोगों ने करने का काम। झारखंड अलग हुआ, वहां का जो लाइमस्टोन डोलोमाइट जाता था उस पर भी ग्रहण लगा, लेकिन बाबूलाल जी के देख रेख में ट्रिपाइट समझौता हुआ, वो चलता रहा। दुर्भाग्य से जब तक मैं विधायक और मंत्री रहा तब तक वो ट्रिपाइट समझौता पर काम होता रहा, लाइमस्टोन डोलोमाइट दोनों चलता रहा। जैसे ही मैं हारा, हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने 2013 में, वहां का सबसे बड़ा लाइमस्टोन, मतलब बोला जाता है कि एशिया में उससे बड़ा पैकेट कहीं लाइमस्टोन का नहीं है, उसको बंद कर दिया जाता है। ये जब हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री रहते हैं और अनंत प्रताप देव जी विधायक रहते हैं 2013। उसके बाद भी डोलोमाइट का माइंस वहां चलता है, तुलसीदामर का कंटिन्यू। में फिर 2014 से विधायक रहा, 2024 तक चलता रहा। बीच में जैसे ही फिर हेमंत रघुवर दास जी के जाने के बाद हेमंत सोरेन जी की सरकार बनती है, वो तुलसीदामर माइंस को भी बंद कर देते। तो दो लोगों का कुदृष्टि, एक कांग्रेस और एक जेएमएम के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की, पता नहीं क्या वहां के लोगों से ईर्ष्या है, क्या वहां के लोगों से इनके मन में घृणा है कि उनके चलते आज भवनाथपुर को ये पूरी तरह से बर्बाद कर दिए हैं, ताप दिए। उनके ही विधायक जीत करके आए थे, उन्होंने बोला था 3 महीना में तुलसीदामर शुरू करेंगे, 2 साल हो गए। उनके ही विधायक जीत करके आए हैं, उन्होंने कहा था 6 महीना में पावर प्लांट का जो शिलान्यास 2014 में रखे हैं वो काम लग जाएगा, आज 2 साल हो गया। तो आप समझिए कि किस तरह से वहां के लोगों को ठगने का काम
कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया है। वहां के स्थानीय विधायक जो परंपरागत कांग्रेस के थे, उन लोगों का तो इतिहास ही रहा है, पहले अंग्रेज का, फिर कांग्रेस का, भाजपा का शासन आया तो भाजपा में चला गया था कुछ दिन, दो को टिकट लेकर नहीं पॉकेट में घुस गया था, याद होगा आपको। फिर जेएमएम का सत्ता आया तो जेएमएम में चला गया। वो सत्ता के साथ रहने वाला लोग है, परजीवी है, वो अपना, उन लोगों का कोई रीढ़ नहीं है। तो वो लोग केवल झूठ बोलना, ठगना और जनता को परेशान करना, कभी कभी मोह माया में जनता भी भटक जाती है। आज हमारे यहाँ की जनता पछता रही है, सारे विकास कार्य 2 साल से ठप है, पलायन जो है वो दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। तो ये दुर्दशा देख करके एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते हम लोगों के मन में भी आघात होता है। अब फाइनल सवाल भाई, झारखंड बीजेपी ठीक है, मतलब आप लोग सब ठीक है, लेकिन जो आदिवासी वोटर है उन तक कैसे पहुंचे? वो अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, मैं देखिए इस बात से सहमत नहीं, मेरी अपनी लॉजिक है। आप ऐसे देखिए कि 2014 में हमें आदिवासी क्षेत्रों में कितना वोट मिला। मैं उससे पहले की बात नहीं करता हूँ, जब हमारी सरकार आई, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री बने, उससे ज्यादा वोट 2019 के समय हमको मिला, उससे ज्यादा वोट 2024 के विधानसभा में हमको मिला। अब ये अलग बात है कि अंक गणित में बाकी लोग इकट्ठा हो गए इसलिए हमारा वोट कम पड़ गया, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में भी, गैर आदिवासी क्षेत्रों में भी, अनुसूचित जाति क्षेत्रों में भी बीजेपी का वोट का मतलब जबरदस्त इजाफा हुआ है। मैं अपने यहाँ का बता रहा हूँ, हमारे यहाँ 2014 में बीजेपी लड़ी थी तो वहां 53,000 वोट मिला। 2000 मैं जब 2019 में लड़ा तो वहां उस समय मिला हमको 95,000 वोट। अबर बार जब मैं लड़ा तो 1,25,000 वोट मिला, 30,000 वोट पड़ा। तो मैं जहां भी जा रहा हूँ, मैं दुमका क्षेत्र में गया था, संथाल में, वहां भी हमारे वोट पड़े हैं। जहां पिछले 2019 में हमको 50,000 वोट आए थे, अबर बार 80,000 वोट आए, 30,000 वोट पड़े। तो आप यह नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बाकी लोग एकजुट हो जा रहे हैं। बाकी लोग में से कौन? बिचौलिया, दलाल, पदाधिकारी, घूसखोर, भ्रष्टाचारी, जितने लोगों का गठबंधन सिंडिकेट है, बालू चोर, कोयला चोर, पत्थर चोर, जमीन चोर, बाउंड्री कराने वाला लोग, सीओ बीडीओ के पीछे दलाली करने वाला लोग, किसी का जमीन किसी को लिवाने वाला और बेचने वाला और पैसा कमाने वाला, इन लोगों के सिंडिकेट के आगे हम लोग फेल हो जा रहे हैं। अपराधी भी इसमें इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। अब देखिए ना, आज रांची के बाहर कहीं भी सड़कों के किनारे निकल जाइए, लंबा लंबा बाउंड्री आपको 2-2 किलोमीटर, 1-1 किलोमीटर को मिलेगा। ये सारे शहर के अगल बगल आपको मिलेगा। दुमका चले जाइए, गोड्डा चले जाइए, गढ़वा चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, सड़क किनारे लंबा लंबा बाउंड्री। और पता कीजिए उसमें कौन है, तो उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग मिलेगा, उसमें कांग्रेस का लोग मिलेगा, उसमें दलाल मिलेगा, उसमें बिचौलिया मिलेगा, कोई ना कोई पदाधिकारी मिलेगा। तो ये जो गठजोड़ है, ये गठजोड़ को झारखंड की जनता को समझना होगा और तोड़ना होगा। कैसे तोड़िएगा? तोड़ेंगे, जैसे बंगाल में तोड़े। बंगाल में भी यही गठजोड़ था, वहां हम लोगों ने तोड़ा। वहां भी मोहल्ला टैक्स वसूली चलता था, वहां हम लोगों ने तोड़ा, यहाँ भी तोड़े। SIR होने दीजिए, SIR का भरोसा है आप लोग? तोड़ेंगे। चलिए, तो ये भानु प्रताप शाही जी हैं, बिल्कुल जैसे फायर ब्रांड नेता है वैसा फायर ब्रांड इंटरव्यू भी दिया है इन्होंने। इसमें से कई बातें ऐसी हैं जिसको हम लोग TRP भी ले सकते हैं कि भैया इसमें आपकी विवादित बातें हैं। मैं आपको नहीं, बिल्कुल हम कोई विवादित बात नहीं बोले हैं। एक जो मैंने मुहावरा किया है, कहा है, वो मुहावरा पलामू का है, लड़े सो मरद, नहीं लड़े से मऊगा। ये इसको कहने में हम लोगों का प्रचलन है कहना में, उसको हमको जरा सा परहेज नहीं है। विवाद हो अपने जगह पर विवाद। बहुत शुक्रिया भानु जी। तो धन्यवाद। आपके भी मन में अगर कोई सवाल हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, हम फिर इनसे जुड़ेंगे ताकि उन सवालों को आपके सामने रख सकें। सहयोगी अरविंद के साथ, चित्रंजन के साथ, अभिषेक भारती, भारत मित्र रांची। धन्यवाद। चलिए।